नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुजरात में दोनों चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है और हिमाचल और दिल्ली में भी अब चुनाव पहले ही पूरे हो चुके हैं और अब बस कुछ घंटों का इंतजार है और तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। हालांकि एग्जिट पोल पर नजर डालें तो गुजरात में लोगों के एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा जताया, तो वहीं हिमाचल में भी सत्ताधारी बीजेपी की सरकार में बरकरार रहने के संकेत मिल रहे हैं। एग्जिट पोल के सबसे बड़े फेरबदल दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये खबर आपको बता दें गुजरात एग्जिट पोल से जुड़ी हुई कि जिस तरीके से गुजरात में जब चुनाव खत्म हुए तो एग्जिट पोल में अब रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि 8 दिसंबर को फैसला हो जाएगा कि आखिर गुजरात किसका होने जा रहा है, यानी गुजरात में किसकी सरकार एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और दिल्ली के एमसीडी चुनाव को लेकर भी इस बार फेरबदल की स्थिति जरूर दिखाई दे रही है एग्जिट पोल के जरिए। गुजरात में चुनावी शोर अब पूरी तरह बंद हो चुका है। दोनों चरणों में हुए मतदान में जनता जनार्दन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब सबकी निगाहें 8 दिसंबर पर टिकी हैं। 8 दिसंबर को गुजरात और हिमाचल में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 7 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के रिजल्ट का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। एग्जिट पोल पर नजर डालें तो 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को एक बार फिर बहुमत मिलने के आसार हैं, यानी हिमाचल में एक बार फिर कमल खिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि हिमाचल में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का इतिहास रहा है, लेकिन इस बार ये परंपरा टूटती दिख रही है। ZBARC के मुताबिक बीजेपी को 35 से 40 सीटें, कांग्रेस को 20 से 25 सीटें, आपको 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं, तो अन्य को 1 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। आज तक के एग्जिट पोल में बीजेपी को 24 से 34, कांग्रेस को 30 से 40, आम आदमी पार्टी को 0, तो अन्य को 4 से 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करें इंडिया टीवी की, तो उसके एग्जिट पोल में बीजेपी को 35 से 40, कांग्रेस को 26 से 31, आपको कोई सीट नहीं, तो अन्य को 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं। रिपब्लिक के आंकड़ों में बीजेपी को 34 से 39, कांग्रेस को 28 से 33, आपको 0 से 1 और अन्य को 1 से 4 सीटें मिल सकती हैं। अब बात गुजरात की, यहाँ भी जनता ने एक बार फिर बीजेपी को सत्ता सौंपने का मन बनाया है। एबीपी सी वोटर के मुताबिक बीजेपी को 128 से 140, कांग्रेस को 31 से 43, आपको 3 से 11, अन्य को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। आज तक के मुताबिक बीजेपी को 129 से 151 सीटें, कांग्रेस को 16 से 30, आपको 9 से 21, तो अन्य को 2 से 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। TV9 के आंकड़ों पर गौर करने पर पता चलता है कि बीजेपी को 125 से 130, कांग्रेस को 40 से 50, आपको 3 से 5 और अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। रिपब्लिक टीवी के आंकड़े ये बताते हैं कि बीजेपी को 128 से 148, कांग्रेस को 30 से 42, आपको 2 से 10, तो अन्य को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। अब आपको दिखाते हैं कि 4 दिसंबर को दिल्ली में हुए एमसीडी चुनाव का कैसा रहेगा रुझान। इस बार इस चुनाव में 15 साल से काबिज बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी दिखाई दे रही हैं। तमाम एग्जिट पोल पर नजर डालें तो पता चलता है कि बीजेपी को इस बार महज 71 से 93 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। जो सबसे बड़ा फेरबदल होने की उम्मीद है वो ये कि आम आदमी पार्टी को 145 से 171 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 3 से 7 सीटें मिलेंगी, जबकि अन्य दलों को 2 से 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर देखें तो एग्जिट पोल के दावे अगर सच साबित हुए तो गुजरात और हिमाचल में बीजेपी की सत्ता बरकरार रहेगी, लेकिन दिल्ली नगर निगम में 15 साल से काबिज बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और वहीं यूपी में जल्द ही नए मुख्य सचिव की नियुक्ति हो सकती है। वर्तमान चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा 30 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्य सचिव कौन होगा। नए साल पर यूपी को नया मुख्य सचिव मिल सकता है। यूपी के वर्तमान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल 30 दिसंबर को खत्म हो रहा है। पिछले साल रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था और फिर 1 साल का सेवा विस्तार दे दिया गया। यूपी के नए मुख्य सचिव की दौड़ में सबसे पहला नाम मनोज सिंह का है। मनोज सिंह वर्तमान में यूपी के कृषि उत्पादन आयुक्त हैं।
योगी सरकार में लगातार अपर मुख्य सचिव पंचायती राज और ग्राम्य विकास जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। मनोज सिंह मुख्यमंत्री की गुड बुक में शामिल अधिकारी हैं। दूसरा नाम संजीव मित्तल का है। संजीव मित्तल राजस्व परिषद के अध्यक्ष पद पर है। ये कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। वैसे यूपी ब्यूरोक्रेसी की ग्लोबी अपर मुख्य सचिव महेश गुप्ता को मुख्य सचिव के पद पर चाहती है, लेकिन वर्तमान में ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव महेश गुप्ता के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है, जिस वजह से उनके मुख्य सचिव बनने की राह काफी मुश्किल है। सूत्रों की माने तो देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और केंद्र सरकार चाहती है कि यूपी में उसकी इच्छा का मुख्य सचिव नियुक्त हो। ऐसे में वर्तमान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को एक और सेवा विस्तार दिया जा सकता है। दुर्गा शंकर मिश्रा प्रधानमंत्री की गुड बुक में शामिल अधिकारी हैं और राज्य में प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी समेत केंद्रीय योजनाओं पर खास निगाह रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र और भारतीय सेना की चेतावनी दी है और कहा है कि फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया है कि केंद्र सरकार और सेना जम्मू कश्मीर के चुनाव में दखल न दे, वरना यहां तूफान आ जाएगा। कभी सेना कश्मीर के लोगों को वोट नहीं डालने देती थी। लोग जाते थे तो उनके पैर तोड़ने की धमकी तक दे दी जाती थी। ईवीएम को कब्जे में रखते थे। ये फारूक अब्दुल्ला की तरफ से विवादित बयान दिया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव को लेकर के अभी से उनकी तरफ से चेतावनी जारी की गई है। और देखिए, इससे पहले भी फारूक अब्दुल्ला का ये रूप हर किसी ने देखा है कि किस तरीके से भड़काऊ बयान वो देते रहते हैं। और एक बार फिर से जो विवादित बयान उन्होंने दे दिया, अब इस पर सियासत कितनी गरमाएगी और किस कदर सियासत देखने को मिलेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो फारूक अब्दुल्ला ने बयान जारी किया, उन्होंने अपने इस बयान में ये कह दिया है कि केंद्र सरकार और साथ ही सेना को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और आड़े हाथों लेते हुए ये कह दिया कि केंद्र सरकार और सेना जम्मू कश्मीर के चुनाव में बिल्कुल भी दखल देने की कोशिश न करे, वरना तूफान आ जाएगा। तो ये एक चेतावनी एक तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने खुलेआम दे दी है और साथ ही साथ ये तक कह दिया कि कभी सेना कश्मीर के लोगों को वोट तक नहीं डालने देती थी। लोग जाते थे तो उनके पैर तोड़ने की धमकी दी जाती थी। कहना चाह रहा है, खबरदार, आप इलेक्शन में कोई ऐसा काम न करिएगा। मैंने कहा आज मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ऐसा काम नहीं करिएगा। लोग जिसको वोट दें उसको देने दीजिए, आप उसमें इंटरफेरेंस नहीं करिएगा। मैं हुकूमत से भी कहता हूं, खबरदार रहिएगा, नहीं तो वो तूफान आएगा जिस तूफान को आप फिर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। हम जान देने के तैयार हो जाएंगे, याद रखिएगा। फारूक अब्दुल्ला पहला होगा जो उसके खिलाफ एजुकेशन करेगा। इसलिए आपसे कहता हूं, जमात को मजबूत कीजिए। हम जमात से हैं, जमात के बगैर कुछ भी नहीं है। फारूक अब्दुल्ला अगर है तो इस निशान से है, ये हल का निशान जो है तब फारूक अब्दुल्ला है, इसके बगैर फारूक अब्दुल्ला कुछ नहीं। तो वहीं फारूक के बयान की बात से अब सियासी हलकों में घमासान शुरू हो चुका है और ऐसे में किस तरीके के बयान जारी किए जा रहे हैं ये बहुत बड़ी अहम भूमिका भी निभाने जा रही है, क्योंकि अब सियासी घमासान एक एक करके और तेज होता हुआ नजर आएगा और इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। न वहां के लोगों को एतमाद में लिया है, न वहां के नेताओं को एतमाद में लिया है और फौज की बड़ी तादाद कश्मीर के अंदर लगा दी है। इसके बावजूद कश्मीर के हालात ठीक नहीं हुए और वहां का इलेक्शन भी इन हालात में, जबकि देश के दूसरे हिस्सों में फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है, तो कश्मीर में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। इतने दिनों बाद आपको याद आ रही है और क्या क्या प्रसंग है। वैसे वो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि उनके इस बयान के कई अर्थ लगाए जा सकते हैं और मैं समझता हूँ भारत की आर्मी कभी भी कोई ऐसा गैर जिम्मेदाराना काम नहीं करती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, हिंदू महासभा ने मथुरा की शहीद ईदगाह में आज हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया और इस ऐलान के बाद से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी हिंदुओं से अपील की है कि वो सनातन समर्पण दिवस 6 दिसंबर को पूरे देश में दोपहर 12 बजे सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करे। आपको बता दें कि राजश्री चौधरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रपौत्री है
और प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 1200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है। साथ ही मथुरा में ड्रोन कैमरों से निगरानी भी चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है। इसके अलावा पूरे जनपद में इस वक्त धारा 144 लागू कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे 6 दिसंबर का दिन पहले ही हिंदू महासभा की तरफ से तय किया गया था और एक खून से चिट्ठी भी लिखी हुई सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम सामने आई थी और साथ ही उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि 6 दिसंबर को हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और चाहे इसके लिए हमें कोई भी सजा क्यों ना दी जाए, हमें वो सजा मंजूर होगी, लेकिन 6 दिसंबर को हनुमान चालीसा का पाठ होकर के रहेगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बिहार से जुड़ी हुई देते हैं। बिहार के खानसार एक बार फिर से सुर्खियों में छा गए हैं। लोगों ने उन्हें ट्रोल करना तक शुरू कर दिया है। मामला इतना गर्मा गया है कि विपक्षी दलों ने भी अब उनकी गिरफ्तारी की मांग तक कर दी है। इसकी वजह उनका एक बयान है जिसमें कि वो मुसलमानों को लेकर के विवादित बात करते हुए नजर आए। तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे खान सर हमेशा की तरह बड़ी सी स्क्रीन पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वीडियो में खान सर द्वंद्व समाज पढ़ा रहे हैं और वे कहते हैं कि संधि विच्छेद पढ़े हैं ना, कुछ संधि ऐसी होती है समास वगैरह में कि एक ही चीज के दो अर्थ होते हैं, सुने हैं कि नहीं, ये उन्होंने सवाल पूछा। उसके बाद उन्होंने कहा कि उदाहरण के तौर पर खान सर ये आगे बताते हुए कहते हैं कि सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब ये हुआ कि सुरेश जहाज उड़ाया। लेकिन इसके बाद खान सर ये कहते हैं कि यहाँ अगर हम नाम बदल दें, जैसे कि अब्दुल ने जहाज उड़ाया, तो यहाँ खान सर अब्दुल को जहाज उड़ाना मतलब बम वगैरह से उड़ाने की बात कर रहे हैं। खान सर के इस बयान को लेकर के सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा है और उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की जाने लगी है। दरअसल कांग्रेस नेताओं ने अब उनकी गिरफ्तारी की मांग तक कर दी है और ये वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके का एग्जाम्पल उन्होंने सेट करने की कोशिश की है वो एग्जाम्पल शायद किसी को भी रास नहीं आया, ना ही ये एग्जाम्पल का तरीका उनका किसी को समझ आया या पसंद आया। और चलिए अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। एग्जिट पोल में दावा, एक बार फिर से बीजेपी बना सकती है पूर्ण बहुमत की सरकार, 7वीं बार फिर बनेगी बीजेपी की सरकार, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। हिमाचल में बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला, आम आदमी पार्टी की झाड़ू नहीं दिखा पाई है कमाल। G20 पर पीएम मोदी ने की सर्वदलीय बैठक, ममता और केजरीवाल बैठक में हुए शामिल, केसीआर ने किया किनारा। G20 शेरपा बैठक में उदयपुर सिटी पैलेस के माणक चौक पर कार्यक्रम रखा गया, रंगारंग कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। 11 दिसंबर को गोवा जाएंगे पीएम मोदी, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में लेंगे हिस्सा। 8 दिसंबर से 11 दिसंबर तक गोवा में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो का आयोजन होगा। सीएम शिवराज ने मंत्रियों को डिनर पर बुलाया, डिनर पर मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे सीएम शिवराज, मंत्रियों के विभाग के परफॉर्मेंस को लेकर के होगी चर्चा। फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय सेना के लिए उगला जहर, कई गंभीर आरोप भी लगाए, भारतीय सेना और सरकार को दी चेतावनी और कहा कि चुनाव में ना करे दखलंदाजी। आज यूपी विधानसभा के क्षेत्र का दूसरा दिन, अनुपूरक बजट पास करेगी सरकार। लखनऊ में बीजेपी विशाल प्रबुद्ध जन सम्मेलन का करेगी आयोजन, सीएम योगी भी कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। भारत में स्वास्थ्य और विज्ञान में परिवर्तन लाने के अग्रणी महिलाएं विषय पर सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्रालय यूटी के शीर्ष पुलिस और खुफिया अधिकारियों के साथ मिलकर के करेगा उच्च स्तरीय समीक्षा, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति और विकास कार्यों को लेकर के होगी समीक्षा। टीआरएस के सीएम केसीआर की बेटी के कविता को सीबीआई का समन आज पेश होने के दिए निर्देश, दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के कविता को सीबीआई ने भेजा था समन। दिल्ली हाई कोर्ट के डेमोक्रेटिक आर्किटेक्चर वाली नई इमारत का उद्घाटन समारोह आज, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ इमारत का करेंगे उद्घाटन। खान सर का विवादित वीडियो हुआ वायरल, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बताया निहायती घटिया, खान सर को गिरफ्तार करने की मांग भी की।
राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का बयान, भगवान राम से सीखे बीजेपी आरएसएस के लोग, उन्हें जय सिया राम बोलना ही पड़ेगा। आज आकाश में होगी अद्भुत खगोलीय घटना, दुनिया की 90% आबादी के लिए होगा ग्लोबल ब्लैकआउट। बड़े पैमाने पर अवैध शराब के निर्माण और बिक्री को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार, कहा कि राज्य में ड्रग्स और शराब की समस्या एक गंभीर मुद्दा है। 7 दिसंबर से संसद के शीतकालीन सत्र की होगी शुरुआत, केंद्र सरकार आज करेगी सर्वदलीय बैठक, राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। बाबरी विध्वंस की आज 30वीं बरसी, अयोध्या शहर धाम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जगह जगह पुलिस ने चलाए हैं चेकिंग अभियान। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपियों की डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज हुई, आज आरोपियों पर तय होगा आरोप, आशीष मिश्रा के खिलाफ चलेगा मुकदमा। हिंदू महासभा का ऐलान, शहीद ईदगाह मस्जिद में आज करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ, राजश्री चौधरी ने देश भर के हिंदुओं से भी हनुमान चालीसा के पाठ की अपील की है। मथुरा में तनाव को देखते हुए पुलिस ने किया है फ्लैग मार्च, पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है, पुलिस की टीमें चारों तरफ से चप्पे चप्पे पर कर रही है गश्त। ताजमहल के अंदर पार्क में नमाज पढ़ने के मामले में पकड़ा तूल, हिंदुवादी संगठनों में रोष, आज भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को विराजमान करने का किया है ऐलान। आज बाबा साहेब आम्बेडकर की पुण्यतिथि, इस मौके पर महापरिनिर्वाण दिवस का किया जाएगा आयोजन। कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर विवाद को लेकर के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई का बयान आया सामने, कहा कि कर्नाटक में कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश न करे, दोनों राज्य कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। रायपुर में कांग्रेस में बड़ा फेरबदल देखने को मिला, कुमारी शैलजा बनी महासचिव, कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ की प्रभारी बनाया गया। राजधानी दिल्ली में नवंबर के महीने में डेंगू के करीब 1400 केस आए सामने, दिल्ली में 3600 के करीब पहुंची है मरीजों की संख्या। दिल्ली में लगातार बिगड़ रहा है प्रदूषण के हालात, बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंची है एयर क्वालिटी इंडेक्स, डीजल गाड़ियों पर भी रोक लगाई गई। यूपी के आजमगढ़ में एक युवक ने तैयार की अनोखी बाइक, कबाड़ की चीजों से मात्र 12,000 रुपए में तैयार की है 6 सीटर इलेक्ट्रिक बाइक। राजस्थान के जोधपुर में 23वें पोलो स्टेशन का शुभारंभ किया गया, देश विदेश के पोलो खिलाड़ी खेलों में लेंगे हिस्सा। नोएडा शहर में बड़ा हादसा, 2 कारों की रेस में स्कूटी सवार युवती की मौत, परिजनों ने पुलिस पर शिकायत दर्ज नहीं करने के लगाए आरोप। यूपी के गाजियाबाद में दुकान और साथ ही आसपास के दुकानों में भी लगे भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के चलते यह हादसे की आशंका जताई गई। आग में लाखों का सामान जलकर के हुआ खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सीकामर्डा केस मामले में आज पुलिस को सौंपी जाएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, राजू ठेहट को मारी गई थी करीब 25 गोलियां। यूपी के उन्नाव में एक किसान से 2 लाख की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम, सहरा मऊ थाना क्षेत्र की यह घटना। हरिद्वार में दिखा पिटबुल का आतंक, पिटबुल के हमले में एक मासूम घायल, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ देखने को मिली है, पुलिस की गोली लगने की वजह से एक बदमाश घायल, बदमाश को कब्जे में से मोबाइल, तमंचा समेत कई सामान बरामद। ऋतिक रोशन संग हाथों में हाथ डाले स्पॉट की गई सबा आजाद, दोनों के लंच डेट का वीडियो आया सामने, फैंस ने भी वायरल हो रहा है वीडियो पर जमकर किया कमेंट। करीना कपूर और सैफ अली खान ने फिल्म फेस्टिवल में लगाया ग्लैमर का तड़का, फिल्म फेस्टिवल में दोनों के रॉयल एंट्री ने मचाई धूम, वीडियो देख फैंस ने जमकर तारीफ की। सोहेल कथूरिया संग धूमधाम से एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी ने रचाई शादी, एक्ट्रेस का ब्राइडल लुक हुआ वायरल। फिल्म हेरा फेरी 3 के फैंस के लिए खुशखबरी, अक्षय कुमार फिल्म में करेंगे वापसी, फैंस ने भी जताई खुशी। बिग बॉस सीजन 16 में अर्चना ने रोटी की बर्बादी को लेकर के खड़ा किया बखेड़ा, सपोर्ट में उतरे फैंस और होस्ट सलमान खान की भी लगा डाली क्लास।
विक्रम भट्ट की बेटी कृष्णा भट्ट ने वेदांता शारदा से की है सगाई। फोटोज सोशल मीडिया पर हो रहे हैं शेयर। बेटी कृष्णा की सगाई पर इमोशनल हुए डायरेक्टर विक्रम भट्ट। मिर्जापुर 3 की शूटिंग पूरी होने पर भावुक हुए अली फजल। सोशल मीडिया पर शेयर किया इमोशनल नोट। समुद्र किनारे नेहा मलिक ने दिखाया हॉटनेस। शेयर किया बोल्ड वीडियो। फैंस ने भी जमकर किए कमेंट्स। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए भारत 24 के साथ।